अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ एंटरटेनमेंट। और आज ये शो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं यह है न्यूज़ एंड एनालिसिस विद आबिद चौधरी। आबिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, कुछ न्यूज़ पे बात करेंगे, कुछ ऐसी खबरें आपको देंगे जो शायद आप मसरूफ़ियत की वजह से आप उन चीज़ों के ऊपर नज़र नहीं डाल सके। और ये शो आप देख सकते हैं वीकली आवाज़ एंटरटेनमेंट के ऊपर हर हफ्ते, न्यूज़ एंड एनालिसिस विद आबिद चौधरी। आबिद चौधरी साहब साहब थैंक यू मिशेल जनाब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। ख़वातीन हज़रात, आपको भी अस्सलाम वालेकुम जनाब। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये करंट अफेयर्स का शो है और बातें हम कुछ करेंगे करंट अफेयर्स के हवाले से, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, कुछ ख़बरों के हवाले से। पहली खबर की तरफ चलते हैं आबिद साहब। और जैसा कि आपको पता है कि यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पे बड़े अरसे से ये चल रहा है, जब से ट्रम्प साहब आए हैं। और एक मसला बना हुआ है, ये वो दीवार खड़ी करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मैक्सिको ही इसके पैसे देगा। तो उसमें क्या लेटेस्ट है? जी, वो कुछ इस तरह से है कि पिछले 2-3 महीनों से सेंट्रल अमेरिका से कुछ लोग होंडुरस के थे, कुछ एल सल्वाडोर के थे और कुछ दूसरे ममालिक के थे, जो 4-5 हज़ार के करीब लोग थे। वो यूएस आने के लिए मैक्सिको के थ्रू आ रहे थे और अब आके वो पिछले कुछ दिनों से वो मैक्सिको के बॉर्डर पे, मैक्सिको यूएस के बॉर्डर पे वो लोग डेरे जमाए हुए हैं। और उन्हें अमेरिकन गवर्नमेंट ने मैक्सिको गवर्नमेंट के साथ मुआहदा किया है कि उन लोगों का, जैसे हम पहले प्रोग्राम में भी कह चुके थे, कि उनके जो क्रिटिकल असाइलम के केसेस हैं वो मैक्सिको के अंदर ही रह के सुने जाएंगे। कल ज़्यादा एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, सैन डिएगो और जो तिनुआना है उनके बीच में जो बॉर्डर है उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे मसरूफ़ बॉर्डर कहते हैं। 1 लाख लोग रोज़ाना उस बॉर्डर के थ्रू गुजरते हैं। 70,000 गाड़ियाँ, 20,000 पैदल लोग जो उससे गुजरते हैं, उसको बंद करना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों ने बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की। एक ट्रेन गुजर रही थी यूएस की तरफ से, तो बहुत से लोग, 50-60 के करीब लोग, उन्होंने उस जो दीवार है, जो फेंस है, उसको फलांग कर यूएस की तरफ आना चाहा। और जो यूएस की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने आंसू गैस यूज़ की, उनके पीछे आर्मी थी, जो स्टेट की पुलिस थी वो भी थी। अब मैक्सिको की जो पुलिस है उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, छोटे बच्चे थे, आंसू गैस थी और अजीब एक मैशअप बढ़ता था। बहुत से न्यूज़ मीडियाज़ में उसकी वो फुटेज चली है। बहुत से लोगों ने इस पर एतराज़ भी किया है कि छोटे छोटे बच्चों पे आंसू गैस फेंकने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन मैक्सिको गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लोग इस सिचुएशन के ज़िम्मेदार थे, 50-60 लोग जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, उनको हमने सिंगल आउट कर लिया है, उनको हमने पकड़ लिया है, उनको हम डिपोर्ट कर देंगे वापस उनके मुल्क। तो ये सारी सिचुएशन है। मिड टर्म इलेक्शंस में इसको रिपब्लिकन्स ने और स्पेशली सदर ट्रंप ने बहुत बड़ा इशू बना के रखा था कि देखें जी, लोग हमारे मुल्क पे हमला कर रहे हैं। और उन्होंने ऑलमोस्ट 6,000 जो यूएस आर्मी के नौजवान थे उनकी ड्यूटी लगाई थी वहाँ, क्योंकि उनके पास असला नहीं था, लेकिन उनकी ड्यूटी लगाई थी मैक्सिको बॉर्डर पे। और सदर ट्रंप ने ये तक कहा था कि मैं इस बॉर्डर को क्लोज ही कर दूँगा। तो अब देखते हैं वो लोग जो हैं वहाँ बैठ के उनकी जो सिचुएशन है वो सुना है कि बड़ी गंभीर सिचुएशन में लोग रह रहे हैं, टेंट्स में रह रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है। कल मैं देख रहा था बच्चे, जूते तक नहीं है बच्चों के पाँव में, छोटे छोटे बच्चे, उनके पास जूते भी नहीं हैं। लोग वो पॉवर्टी से, कुछ क्राइम से, कुछ वायलेंस से भागे हुए हैं। ख़वातीन हैं, कुछ सिर्फ बच्चे ही हैं। बात तो डिप्लोरेबल है, लेकिन ये अमेरिकन गवर्नमेंट की सवाबदीद है। वो किसको अपने मुल्क में आने देना चाहते हैं और किसको रोकना चाहते हैं। That's their country and they have every right to do whatever they want to do with it. 100%। इसमें ये भी कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने देखा कि कुछ अरसे पहले कनाडा के अंदर जो है वो मैरिजुआना की लीगलाइजेशन हुई, तो उस पर एक बहुत बड़ा इशू उठा कि बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि फेडरली जो है अभी भी यूएस के अंदर इट्स नॉट अलाउड। उन्होंने स्टेट्स वाइज अलाउ किया हुआ है, मगर फेडरल गवर्नमेंट जो है अभी भी ये ऑफेंस है, क्राइम है। और अभी आपने शायद नोट किया, पिछले दिनों यूएस में कॉन्फ्रेंस थी कैनबिस के प्रोडक्शन के हवाले से। बहुत से एग्जेक्टिव्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है यूएस में इस इंडस्ट्री में, उनको रोक लिया गया जी, लाइफ टाइम बैन लगा, उनको पूरी लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया और उनको यूएस जाने से मना कर दिया गया। और कैनेडियन गवर्नमेंट ने कह दिया लोगों से कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। इट्स नॉट एन ऑफेंस इन कनाडा, बट इफ यू गो इन यूएस एंड इफ दे सस्पेक्ट एनीथिंग,
दे कैन बैन यू फॉर लाइफ। बिल्कुल, और एंड यू कैन डू नथिंग। बिल्कुल ऐसे, तो वो तो उनका मुल्क है सर ये। और इवन मैं यही पॉइंट कहना चाह रहा था कि जब जस्टिन ट्रूडो से इसके बारे में पूछा गया कि भाई ये बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर इशू बन रहा है मैरिजुआना का, तो उन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही कि उनका अपना मुल्क है, उनकी मर्जी हो जिसको चाहे ऑफ कोर्स और जिसको चाहे ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे। बात करते हैं कुछ अपने मुल्क से। करतारपुर का बॉर्डर जो खुला है, आपको पता है बहुत बिग न्यूज़ है इंडिया पाकिस्तान के लिए। बहुत सारे लोग इस पर बहुत खुश हैं, स्पेशली जो हमारी आवाम है जो शायद ख़बरों पे ज़्यादा यकीन रखती है अपने आप से, वो लोग जो हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और बड़ा जश्न मनाया गया। उसके बारे में क्या आपके वो उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग तो होगी इंडिया की तरफ, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, अब पाकिस्तान की तरफ भी होगी। और उसके बाद लेकिन थोड़े से छोटे छोटे इश्यूज इंडिया और पाकिस्तान की बात हो और कुछ इश्यूज क्रिएट ना हो, कोई ड्रामा क्रिएट ना हो, ये तो नहीं पॉसिबल नहीं है ना। 70 साल से हम ड्रामा ही देखते आ रहे हैं, दोनों मुल्क के हुक्मरान अवाम को, अब मैं क्या कहूँ, बेवकूफ़ बनाया हुआ क्या है। खैर इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर की जो इनविटेशन थी कि आप पाकिस्तान आए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, तुमने कहा कि मैं इलेक्शन में बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। रीजनेबल सर जवाब है, ठीक है, नहीं आ सकती, मसरूफ़ होंगी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के हैं और पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान चूँकि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करता, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। पहले तो ये रिपोर्ट्स थी कि बीजेपी जो है वो इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कांग्रेस के लोगों को इन्वाइट ही नहीं कर रही। लेकिन फिर कल देखा हमने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनके साथ थे, उन दोनों ने मिलकर ग्राउंड ब्रेकिंग की। पॉजिटिव स्टेप है। इलेक्शन से 4 महीने पहले बीजेपी की गवर्नमेंट का ये बड़ा बोल्ड स्टेप है, मैं समझता हूँ। उसके कुछ भी कॉन्सिक्वेंस और रेमिफिकेशंस हों, लेकिन अब जो कांग्रेस, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं जिनकी पार्टी कांग्रेस है, वो भी आवाम को ये तौसर देना चाहते हैं, जनरल पब्लिक को इंडिया के अंदर, कि हम भी पाकिस्तान के साथ, जो हमारा स्टैंस है वो भी बीजेपी से कम नहीं है, हम भी इस चीज़ पर समझौता नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि जैसे ये सारा इलेक्शन का जो फीवर है या फर्वर है वो क्रिएट हो रहा है, उसको उसी कॉन्सिक्वेंस में देखना चाहिए। बड़ी बात यह है कि लाखों करोड़ों लोग वो उस जगह को आके देख सकेंगे, मेरे पंजाब से वहाँ आके मत्था टेक सकेंगे, बड़ी खूबसूरत बात है। और हम दूर से ना देखा खुश होंगे। ये इससे ज़्यादा खूबसूरत बात क्या होगी कि लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे। पता नहीं अब क्या अरेंजमेंट्स होती हैं, कैसे अरेंजमेंट्स होती हैं। आज ही मैं दोस्तों से बात कर रहा था, किस तरह होगा ये तो आने वाला वक्त बताया कि किस तरह से वो कॉरिडोर बनेगा, कोई बाढ़ लगेगी, इमिग्रेशन होगी। मैंने ये सुना कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि कस्टम्स वाले जो हैं वो इंडिया की तरफ कस्टम और जो इमिग्रेशन है उसके लोग मुतय्यन होंगे, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग आएंगे वो वीज़ा फ्री एंट्री होगी। आने वाले वक्त में मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। लेकिन मेरी ख्वाहिश भी है और तमन्ना भी है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। ये पॉजिटिव है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। इसमें किसी किस्म की कोई भी पॉलिटिकल स्कोरिंग, जैसे मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में किया था, इसमें कोई नहीं है कि लोग आ रहे हैं, लोग वहाँ अपनी मुकद्दस जगह पे ज़ियारत कर रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं अच्छी यादें लेके। अब देखें 4 किलोमीटर दूर से आप दूरबीन के जरिए एक चीज़ को देख रहे हैं और आपके दिल, वो क्या शेर है किसी शायर का कि जब तलक दूर है तो तेरी परस्तिश कर लें, हम जिसे छू ना सकें उसको खुदा कहते हैं। तो वो दूर से तो और ज़्यादा तड़प भटती है। ठीक, मैं जब कभी इंडियन बॉर्डर पे जाता हूँ मुझे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उस तरफ जाऊँ, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से मिलूँ कि वो लोग किस तरह से रहते हैं, एक ही तहजीब, एक ही कल्चर। खैर दुआ है कि ये बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघले, लोग एक दूसरे के करीब आएँ और इसको पॉलिटिक्स की नज़र ना किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। So let's keep our finger crossed। बिल्कुल ऐसे ही जनाब। और आप देख रहे हैं आवाज़ एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपका होस्ट शेफ कैसर। शो का नाम है न्यूज़ एंड एनालिसिस। आप हर हफ्ते देख पाते हैं आबिद चौधरी के साथ। आबिद चौधरी साहब तशरीफ़ फरमा है और जो है ये मैं आपको एक और बात भी बताऊं अपने सामीन को, अपने नाजरीन को, कि ना सिर्फ ऑन कैमरा में, इनसे ऑफ कैमरा भी बड़ी सारी बातें हमारी होती रहती हैं और
बहुत लिटरेट आदमी हैं। मुझे बहुत मज़ा आया मिलके, क्योंकि कैनेडियन सोसाइटी में आई गेस 70s से या 60s से जब पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी हमारी आना शुरू हुई, तो शायद बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड्स उस ज़माने में मूव करने का नहीं सोचते थे। आई डोंट नो व्हाई, उसके पीछे क्या वजह है, रिसर्च करनी पड़ेगी। बट अब तो चलें बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, बट अच्छे लोगों से मिलना, लिटरेट लोगों से मिलना अपनी कम्युनिटी के, ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है। और आबिद चौधरी साहब से मुलाकात, ये आपकी मेहरबानी है। असल में मैं हमेशा कहता हूँ कि जब किसी पौधे को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जाता है तो उसे रीग्रो होने में देर लगती है, उसे जड़ें पकड़ने में देर लगती है। जब हम अपने कल्चर से, अपनी तहजीब से, अपनी लैंग्वेज से, अपने मुल्क से वो सारी चीज़ें छोड़ के ये बनबास काटते हैं, कुछ मजबूरन काटते हैं, कुछ ज़रूरतन काटते हैं, कुछ अपने चॉइस में काटते हैं, अपने शौक की तकमील के लिए काटते हैं। तो यहाँ के स्ट्रगल करनी पड़ती है। और वो जो हमारे अंदर जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो एक तरह से रुक जाता है। हमारे पास मौका नहीं। सही बात। रोटी की जो मशक्क़त है, हम जिस तरह से भाग दौड़ में मसरूफ़ होते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, 20-20 साल मजदूरी करते गुजर जाती है, एहसास तक नहीं होता है कि बच्चे पालने हैं, हमने काम करने हैं। और कई दफ़े ऐसे काम भी करते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में हम काम करेंगे, लेकिन करने पड़ते हैं। और एग्जिस्टेंशियल चॉइस है भाई, हमें और कोई चॉइस ही नहीं हमारे पास काम करने के अलावा। तो आपकी मेहरबानी कि आप इस तरह से सोचते हैं। हम लोग जो नहीं सर, नवाजिश है आपके साथ बहुत, और इट्स एन ऑनर। न्यूज़ एंड एनालिसिस आबिद चौधरी के साथ आप देख रहे हैं। एक वक्फे की तरफ चलेंगे और फिर वापस आएंगे, हमारा साथ दीजिएगा। आप देख रहे हैं आवाज़ एंटरटेनमेंट और शो है न्यूज़ एंड एनालिसिस विद आबिद चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट शर्फ कैसर और आबिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आपको भी पता है और हम लोग तो डिस्कशन करते ही रहते हैं, एक बड़ा बर्निंग इशू इस वक्त दुनिया में है, सऊदी अरब वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इसके अलावा, और ये अभी से नहीं चलता हुआ आ रहा, ये काफ़ी अरसे से ये चलता हुआ आ रहा है। जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो सऊदी अरब हमेशा जाती रही है, सऊदी अरब की बहुत सपोर्ट रही है, हमारे सियासतदानों को सऊदी अरब की बहुत सपोर्ट रही है। हमारा जो वर्कर हैं, हमारा जो मज़दूर तबका है वो वहाँ सेटल्ड है, उन्होंने अपने घर बनाए हैं। तो हमारी मोहब्बत सऊदी अरब से एक तरफ, लेकिन दुनिया का क्या व्यू है सऊदी अरब के बारे में, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे आज आपसे। और जैसा कि आपको पता है कि कैनेडियन और यूएस जो सोसाइटीज़ हैं, अब उन्होंने बाकायदा सऊदी अरब के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलाना शुरू कर दी हैं। इवन हमारी कैनेडियन एक कैंपेन अभी स्टार्ट हुई है, stopsaudioil.com, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर आप सऊदी ऑयल हम ख़रीदेंगे तो हम बेसिकली वहाँ जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं, उन सबको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी से रिलेटेड ख़बर मेरे पास है कि यूएस सेनेट के बहुत से रिपब्लिकन सेनेटर्स ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। तो जनाब आबिद साहब, इसका क्या ड्रॉप सीन होगा? ये इशू तो काफ़ी देर से चल रहा है, जब से वाशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट अदनान खुशबू को इस्तांबुल में कत्ल किया गया। और मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आई सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। पहले कि जो वो निकल गए, उसके बाद जी हाँ जी उनको कत्ल कर दिया गया। फिर जब टर्किश गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं कि उनको कत्ल कर दिया गया, उनकी बॉडी को डिसमेंबर किया गया, तो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया। बर्निंग इश्यूज था, चलता जा रहा है। लेकिन अब सेनेट में कोई थोड़ी सी उसके ख़िलाफ़, प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टैंस ये है कि जो CIA है वो किसी डिफिनेटिव कंक्लूजन पे नहीं पहुंची कि जो सऊदी अरब के वलीअहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि CIA की जो असेसमेंट है वो डिफिनेटिव नहीं है। अब मुख्तलिफ सेनेटर्स, जिसमें यूटा के माइक ली हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जो इंटेलिजेंस देखी है वो उस इंटेलिजेंस से मुख्तलिफ है जिसका जिक्र प्रेसिडेंट मुशर्रफ कर, प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। उसके बाद मुख्तलिफ और सेनेटर्स, नब्रास्का के बेन सास हैं, लिंजी ग्राहम हैं, सूजन कॉलन हैं,
और जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है सेनेट की, उसके जो चेयरमैन हैं कॉर्कर, बेन कॉर्कर, उन सब का, बल्कि सूजन कॉलन ने तो सेनेट में एक एक्ट भी पेश किया है जिसमें सऊदी अकाउंटेबिलिटी एंड यमन एक्ट, अगर वो पास हो जाता है तो सऊदी अरब को असले की फराहमी रुक जाती है। सऊदी अरब के जो प्लेन यमन में बमबारी करते हैं, उनकी जो रीफ्यूलिंग अमेरिकन करते हैं वो बंद कर दी जाएगी। जो लोग इस अदनान खुशोगी के मामले में इन्वॉल्व थे उनको बैन किया जाएगा। और उसके अलावा ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट जो है वो वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट को पेश करनी पड़ेगी सेनेट में, बिल्कुल, कि वहाँ ह्यूमन राइट्स के क्या वायलेशन हो रही हैं। इससे पहले आमतौर पे मिड टर्म इलेक्शन से पहले हम ये देख रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे, उनकी जो पार्टी थी वो जो भी उनके बेशक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स होती थी, जिसको हम पॉलिटिकली ख़तरनाक कहते हैं, लेकिन फिर भी उनके पीछे थे। ये वह चीज़ है जिस पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, क्योंकि बेन कॉर्कर और जो न्यू जर्सी के सेनेटर हैं, सेनेटर मेनेंडेस, उन्होंने दोनों ने ये कहा है कि हम कुछ रेगुलेशंस, कुछ एक्ट्स पास करेंगे कि जो सदर हैं वो जिस तरह से इस सारे मसले को हैंडल कर रहे हैं, कहीं इसके पीछे कुछ उनका अपना ज़ाती मुफाद तो नहीं है। बेशुमार लोग ये बात करना चाह रहे हैं। एडम शीफ जो मुमकिना तौर पे यूएस हाउस के इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन होंगे जनवरी में, उन्होंने कहा कि जी हम इस सारे मसले की तहकीक करेंगे, अदनान खुशोगी के मर्डर की भी और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो सऊदी अरब के मामला थे उनकी भी। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से अनफ्लिंचिंग सपोर्ट मिलती रही सऊदी अरब को गवर्नमेंट की तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ तो अब भी है, लेकिन जो सेनेट और जो हाउस है वहाँ चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हो रही हैं। बल्कि एक सेनेटर को तो ये कहना पड़ा ट्विटर में कि ये कितने हैरानी की बात है कि जो वाइट हाउस है वो एक वली अहद की पब्लिक रिलेशन कर रहा है। सही बात है। इट्स एक्टिंग एज अ पब्लिक रिलेशन फर्म फॉर MBS। बिल्कुल सही। इट्स समथिंग बिग। अब असल में मैं क्योंकि सऊदी अरब जाने का इत्तेफाक रहा और आई वॉज रेस्ड इन सऊदी अरेबिया, मुझे ये लगा कि बड़ी खुशी हुई जब पता चला कि ख़वातीन गाड़ी चला सकती हैं। बहुत बड़ी बात है सऊदी अरब में, हमने तो कभी सोच भी नहीं सकते थे सऊदी अरब में रहते हुए कि ख़वातीन स्टीयरिंग के पीछे दिखेंगी। जब पहला सिनेमा खुला सऊदी अरब में तो भी बड़ी खुशी। इट वाज अ बिग न्यूज़, इट वाज अ रियली बिग न्यूज़। 79 के बाद पहली दफ़ा जो मूवी थिएटर्स हैं जी 79 से पहले थे। अच्छा 79 से पहले क्योंकि पाकिस्तान साथ बंद हुए, उसकी रीज़न जो थी, अब इट्स नॉट अ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट कि जो ईरान में रेवोल्यूशन आया था उसको काउंटर करने के लिए उसी तरह की शिद्दत चाहिए थी, तो वो सऊदी गवर्नमेंट ने वही शिद्दत अपनाई जो ईरान ने जब खुमैनी की रेवोल्यूशन। जी जनाब, जो ईरानी रेवोल्यूशन आया था उस रेवोल्यूशन को काउंटर करने के लिए उसी तरह का एक सख्त गिर जो पॉइंट ऑफ व्यू था इस्लाम का वो दुनिया को एक्सपोर्ट किया गया। हमारे यहाँ भी उसके बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हुए, अभी तक हम सजा भुगत रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन प्रेजेंट सऊदी गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम जो अपना वर्जन इस्लाम का बाहर एक्सपोर्ट करते थे वो नहीं करेंगे। अब इसमें कहाँ तक सदाकत है या अपनी इस बात पे वो कहाँ तक अमल करते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो तुर्की उल फैसल थे, एक रॉयल फैमिली के मेंबर, उन्हें परसों कहना पड़ा कि दुनिया मोहम्मद बिन सलमान को पसंद करे या ना करे, लेकिन आने वाले बहुत से सालों में दुनिया का वास्ता इन्हीं से रहेगा, यानी कि उनको बदलने की कोई ऐसी बात नहीं है। और अब देखें, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं यूएस सेनेट में और हाउस में कि उन पे भी सैंक्शंस लिखनी चाहिए मोहम्मद बिन सलमान पे भी। हालांकि इससे पहले सऊदी अरब के खिलाफ सऊदी अरब तो दोस्त समझा 9/11 में बहुत से लोग जो सऊदी अरब के थे, लेकिन सऊदी अरब पे कोई पाबंदी नहीं। उनको सऊदी अरब की इम्पोर्टेंस का तो हर बंदा ही कायल है, लेकिन कहाँ तक ढील दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है, ये
वक्त बताएगा जी बिल्कुल जनाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड एनालिसिस विद आबिद चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट शर्फ कैसर। आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और ख़बरों पे नज़र डालते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ सालों पहले उभरने वाली जमात TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो कि जिसका बैकग्राउंड आप में से काफ़ी सारे लोग जानते ही होंगे कि वो किस तरह से वजूद में आई और उसकी आइडियोलॉजी क्या है, और गवर्नर इस्लामाबाद के गवर्नर को कत्ल करने वाले शख्स को एक हीरो बना के पंजाब के गवर्नर, जिस तरह से पंजाब के सलमान पंजाब के गवर्नर, जी हाँ, पंजाब के गवर्नर साहब को कत्ल करके उस शख्स को हीरो बना के एक तंजीमी जमात बनाई गई, और उस तंजीम ने जो है वो कुछ टॉप 5 टॉप 10 के करीब रही इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर भी। और शायद जमात इस्लामी ने बहुत साल कोशिश की कुछ करने की, लेकिन वो शायद आज तक वहाँ नहीं पहुँच सके जहाँ TLP अपने नज़रिए की बुनियाद के ऊपर पहुँच गई। और खादिम रिजवी साहब जो कि TLP के करता धरता हैं, उनसे उनकी गिरफ्तारी से पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशंस और रिलेशंस को आप किस तरह से देखते हैं? बात इस तरह से है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब से पहले जो बरेलवी फ़िक्र के लोग हैं, तसव्वुफ़ को और सूफीज़म को मानने वाले बेशक बहुत से लोग, और आम तौर पे शिद्दत पसंद जो एक्टिविटीज थी उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट कभी भी नहीं। मेरे ख्याल से दोनों ऑपोजिट। हाँ, अब जो नई डेवलपमेंट हुई है कि जब वो सलमान तासीर को मर्डर किया गया, तो बहुत से लोग जो खादिम रिजवी साहब के ख्यालात उनसे मिलते थे वो सारे TLP में चले गए। उसमें सुन्नी तहरीक पे लोग भी थे, बाकी जमातों के लोग भी थे। लेकिन अब एक नई डेवलपमेंट है कि कल सुन्नी तहरीक ने कहा कि उनकी जो आने वाली स्ट्राइक है हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। तो ये एक नई डेवलपमेंट है कि वो जो शिद्दत पसंदी का उनसर था बरेलवी फ़िक्र के लोगों में जो उभर रहा था, ये शुरू हो रहा था, वो उस असर को ज़ायल करने की अब मुख्तलिफ़ तंजीमें, सियासी भी और मजहबी तंजीमें भी उसको कम करने की कोशिश कर रही हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो शिद्दत पसंदी है, हम पहले से बहुत भुगत चुके हैं। ख़वातीन हज़रात, हमने पिछले 30 सालों में इस शिद्दत पसंदी के हाथों बहुत सी जानें ज़ाया की हैं। हमारी सोसाइटी का फैब्रिक बाकायदा तबाह हो गया। बिल्कुल लोगों में तंग नज़री बढ़ गई है, अपने अलावा हर एक से नफरत, अपने अलावा हर एक दूसरे को काफिर कहने की जो रवाज चला है, जो रवश चली है, बिल्कुल सही, उसने हमारी सोसाइटी के बखिया धेड़ दिए हैं। बिल्कुल ऐसा मैं समझता हूँ कि ये किसी तरह से भी बेनिफिशियल नहीं है। सोसाइटी हारमोनी से चलती है, सोसाइटी कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट से नहीं चलती, सोसाइटी को इकट्ठी करने वाली बातें। शुक्र है कि सुन्नी तहरीक को या बाकी जो पोलिटिकल इस गैप को उन्हें भरना चाहिए। जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको अपनी जमातों से, अपनी सफ़ों से निकालना चाहिए। सारी पार्टी, जी बेशक, सियासी पार्टियों को, मजहबी पार्टियों को, कि जो लोग सोसाइटी को तबाह करना चाहते हैं, जो दूसरों की जान लेना चाहते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको अपनी सफ़ों से निकाल बाहर करें। उनकी ज़रूरत नहीं है। तंग नज़री जो है ये एक वबा है, तंग नज़री एक बीमारी है। उस बीमारी का इलाज करना है, उसकी तरवीज नहीं करनी, उसको हमने फैलाना नहीं है। तो आई होप कि इस जो गैप पैदा हुआ था और जिसको खादिम रिजवी साहब ने पूरा करने की कोशिश की, वो गैप जो है वो वापस जो लोग जो बाहमी भाईचारे की, हम आहंगी की जो फ़ज़ा स्पेशली इस फ़िक्र के लोगों में थी, वो दोबारा वापस आ गई। तसव्वुफ़ के मानने वाले हैं, सूफिया के मानने वाले हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई नाजरीन, और आबिद साहब आपसे भी यही शेयर करूँगा कि 70s में आपने देखा होगा कि जिसे हम कहते हैं तालिबान और देवबंद फ़िक़े के स्पेशली जो सोच रखने वाले लोग हैं, उन्होंने तालिबान को सपोर्ट की। और जितने हमारे NWFP के आलिम जो हैं उन्होंने बड़ा तालिबान को सपोर्ट किया क्योंकि वो एक ज़बान बोलते थे। और उनकी सपोर्ट से देवबंद मसलक को कितना नुकसान पहुंचा, हमारे पाकिस्तान के बच्चे, उनकी जनरेशन्स को कितना नुकसान पहुंचा, ये हम आज भी देख रहे हैं। तो अगर TLP को इस वक्त कंट्रोल नहीं किया गया, और स्पेशली कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो चेंज लाना चाहते हैं और एक मुस्बत पाकिस्तान और एक पॉजिटिव नेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक मुझे ये फील होता है आबिद साहब पर्सनली कि ये जो एक्सट्रीमिज़म है, इट इज़ एट द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ इट।
ये जो हमारा इमेज है ना, इसको डिस्पेल करने की ज़रूरत है कि यार जो भी हम देखते थे पिछले दिनों, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ अर्से से चीज़ें जो है वो सेटल हो रही हैं। हमारी गवर्नमेंट भी, हमारे अदारे भी वो इस नासूर से जान छुड़ाना चाहते हैं, सोसाइटी को इससे पाक करना चाहते हैं। ये जो नफ़रत की, ये जो दहशतगर्दी की, इसको ख़त्म करना चाहिए बिल्कुल। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कुछ जमातें, मजहबी जमातें, वो पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर के मुल्कों से ज़्यादा वफादार हैं। बिल्कुल सही बात। और बदकिस्मती ये कि हमारे जो मुल्क हमसाया या हमारे जो दोस्त मुल्क हैं, उन्होंने भी अपनी प्रॉक्सी जंगें हमारे मुल्क में लड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम अपनी जो अपनी हमदर्दी है, जो अपनी शिद्दत है जज्बे की, वो हम किसी और के लिए रखते हैं, अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं? अपने मुल्क के लिए रखते। इसी धरती के हम वासी हैं, इसी धरती के हम रहने वाले हैं, यहीं से हमारे सारे मंजरनामे जो हैं, जो हमारी सारी मुस्तकबिल की रोशनी है, यहीं से फूटेंगी। तो इसी से मोहब्बत करने की ज़रूरत है, चाहिए भी सबको। जो मैं पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अपने मुल्क से, अपने अकीदे से, अपने वतन से मोहब्बत, ये बड़ी नेचुरल सी बात है। अपनी ज़ुबान से मोहब्बत, अपने मसलक से। लेकिन बाकियों से नफरत जो है, ये आग है जो सबको जला देती है। तो उस आग को बुझाने की ज़रूरत है, ना कि उस पर फ्यूल फेंकें। बिल्कुल ऐसा ही। और यहाँ ये बात भी ऐड करना चाहूँगा कि मज़हब के नाम पे जो लोग धंधा करते हैं, जैसे मैं आई थिंक दैट वुड एक्सप्लेन इट बेस्ट कि मज़हब के नाम पे उनसे हमारे नाजरीन और आप भी आगे ये अपने पाकिस्तान में जाहिर सी बात है, आपके दोस्त यार रिश्तेदार जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे भी यही आई थिंक रिक्वेस्ट, गुजारिश है कि एक्सट्रीमिज़म को सपोर्ट जब तक हमारी आवाम करती रहेगी, जब तक ये छोटी मोटी ये जो झाड़ हैं ये उगते रहेंगे, हमें इसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। इस पे एक छोटा सा एक बात कहना चाहूँगा सर। मैं नोबेल प्राइज़ विनर हैं, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ। उनको जब नोबेल प्राइज़ दिया गया, ये जो हमारी कम उम्र लड़की हैं, मलाला यूसुफ़ज़ई, सॉरी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रेडियो शोज़ करता हूँ, तो हर वीक मैं पाकिस्तान में कराची और लाहौर में, तो एक पल्स पे हाथ होता है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग किस तरह से महसूस कर रहे हैं। जब मैं शो कर रहा था, आबिद साहब यकीन करें, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि पूरा पाकिस्तान मलाला यूसुफ़ज़ई को लिटरली गालियाँ निकाल रहा था। एक छोटी सी बच्ची, मुझे समझ नहीं आती कि हम कॉन्स्पिरेसी पे क्यों यकीन करते हैं। हर बंदा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जी उसको प्लांट किया गया है जी। एक छोटी सी बच्ची है स्वात के एक छोटे से कस्बे में, कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि वो जनाब पाकिस्तान की है ही नहीं, ठीक है ना। अब मुझे इसे समझ नहीं आती कि एक बच्ची जिसने अपने एजुकेशन के लिए और बच्चियों की तालीम के लिए आवाज़ उठाई और जो तालिबान से नहीं डरी, ठीक है ना, वो पूरी दुनिया की छोटी बच्चियों के लिए, बड़ी बच्चियों के लिए वो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। लोग उसके साथ खुद को रिलेट कर पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग, पढ़े लिखे लोग भी, जो कॉन्स्पिरेसीज पे यकीन रखते हैं कि इसके पीछे फलां होगा, उसके पीछे फलां होगा, इसको इसने प्रमोट किया गया, उसने उसको प्रमोट किया, हर चीज़ का इल्ज़ाम हम किसी और पे डाल देते हैं बजाय खुद अपने गिरवा में झांकने के। ये बड़ी मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि देखें नोबेल प्राइज़ जीतना कोई आसान एक तो बात, अरे देखें ना, हमारी बदकिस्मती देखें कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जी नोबेल प्राइज़, इतना बड़ा बंदा, अब हमने उनको कादियानी कह के, गैर मुस्लिम कह के, कुछ भी, अरे उनका कंट्रीब्यूशन देखें जी, उनका कंट्रीब्यूशन देखें, बिल्कुल ऐसे कि उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। तो हम लेकिन बात फिर एक, हम कॉन्स्पिरेसीज पे चूंकि ज़्यादा यकीन रखते हैं, हम फैक्ट्स को कम देखते हैं, हम फेक जो चीज़ें हैं, जो न्यूज़ हैं, जो लोग हैं, हम उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो ये चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। हमारा ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी की। मैं तो मायूस नहीं हूँ और मायूस होने की ज़रूरत भी नहीं है। मज़हब खूबसूरत जज्बा है, मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में मज़हब जो है, लेकिन मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि मज़हब बाप की तरह है। जिस तरह मेरा बाप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आपका बाप आपके लिए काबिल एहतराम है। बेशक मुझे कोई हक नहीं पहुँचता ये कहने को कि मेरे जो फादर हैं या मेरे जो वालिद मोहतरम थे वो आपके वालिद मोहतरम से बेहतर हैं। बिल्कुल। या मुझे कोई हक नहीं कि मैं आपके फादर की
डिसरिस्पेक्ट करूं। मजहब इट्स इमोशनल रीजनिंग, लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। जिस चीज़ को भी उनका यकीन है, ईमान है, उनको आप रीजनिंग से, लॉजिक से कायल नहीं कर सकते। अगर आप किसी के फादर को गाली देंगे, किसी के फादर को बुरा कहेंगे, क्या ये तवक्को रखते हैं कि वो आगे से आपको फूल देगा? बिल्कुल ऐसे। तो ये एक जहन्नम है जो क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसको बदलने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसी जनाब, और बातें हमारी चलती रहेंगी। शो आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड एनालिसिस विद आबिद चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट शर्फ कैसर। वक्फे की तरफ चलेंगे, लेकिन जब उसके बाद आएंगे तो कनाडा के अंदर जनरल मोटर्स का प्लांट ओशावा के अंदर जो है वो कहा जा रहा है कि 2019 में उनको कोई प्रोडक्शन स्केड्यूल नहीं दिया गया है। दैट मीन्स कि 2500 से ऊपर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लेड ऑफ होंगे। उस पर कुछ बात करेंगे। इसके अलावा लुधियाना में एक फेक न्यूज़ पे क्या हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, पाकिस्तान ने 27 एक्शनेबल प्लान पर अमल दरामद की 15 दिसंबर तक मोहलत मांगी है, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। और इसके अलावा 11वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची में हुई, इसके ऊपर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। वक्फे की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं आवाज़ एंटरटेनमेंट और शो का नाम है न्यूज़ एंड एनालिसिस विद आबिद चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट शर्फ कैसर। कंटिन्यू करेंगे शो को जी। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन हमारे साथ रहने का, जहां भी आप इस वक्त देख रहे हैं। फेसबुक, यूट्यूब, हमारे टीवी के ऊपर आप हमें देख सकते हैं। इसके अलावा आप लाइव भी हमें वेबसाइट पे हमारे टीवी को देख सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.awazentertainment, that's AWAZENT.com। सो आवाज़ एंटरटेनमेंट का शॉर्ट ENT, awazent.com। इस पर अगर आप चाहेंगे तो आप हमारा टीवी किसी भी वक्त दुनिया में कहीं भी लाइव देख सकते हैं। आप देख सकते हैं www.awazent.com पर ये तमाम शोज़ लाइव भी और उसकी रिकॉर्डिंग भी वहाँ मौजूद होगी, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा हमारी वेबसाइट। फेसबुक पे आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, facebook.com/awazent। वापस चलेंगे जी कुछ खबरों की तरफ। आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शो का नाम है न्यूज़ एंड एनालिसिस विद आबिद चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट शर्फ कैसर। जनरल मोटर्स ने अपना एक प्लांट जो है उसका कहा है कि जी बंद कर देंगे उस प्लांट को। 2019 में कोई प्रोडक्शन के लिए नहीं रखी है। पीसी गवर्नमेंट ने जो है ऑलरेडी जो ग्रीन गाड़ियों के ऊपर जो रिबेट हुआ करती थी वो भी ऑलरेडी बंद कर दी है। GM मोटर्स भी ऑब्वियसली ऑटोनॉमस ड्राइविंग की तरफ अब जा रहा है कि गाड़ियां खुद ही से चला करेंगी और टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो रही है। वो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन लाइंस जो पहले चाहिए होती थी अब उनकी ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है। मगर 2500 लोगों का ले ऑफ है, जिसमें मेरे ख्याल से ऑन्टेरियो की एक बड़ी न्यूज़ है, कनाडा की बड़ी न्यूज़ जी। ये सिर्फ कनाडा की नहीं बल्कि US की भी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जनरल मोटर्स जो है यहाँ की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी, लेकिन सिर्फ ओशावा में नहीं, ओंटारियो में ही नहीं, बल्कि वो मिशिगन में, मैरीलैंड में और ओहायो में भी अपने प्लांट बंद करने जा रहे हैं। अच्छा। और कितने सितम ज़रीफ़ी है कि पिछले साल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओहायो में एक रैली से खिताब करते हुए यंगस्टाउन के लोगों को कहा था कि अपने घर मत बेचो, डोंट मूव, डोंट सेल योर हाउसेस, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आर कमिंग बैक। और अब वो प्लांट बंद होने जा रहे हैं। बिल्कुल। वो यंगस्टाउन का प्लांट भी, ओहायो में प्लांट भी बंद होने जा रहे हैं, मिशिगन में प्लांट बंद होने जा रहे हैं। 14,000 लोग हैं टोटल जो जिनको ले ऑफ मिलेगा, और कंपनी कह रही है कि 25% जो एग्जेक्टिव्स हैं उनको भी फारिग किया जाएगा, जिससे 3 से 4 बिलियन डॉलर की बचत होगी। और कंपनी जो है वो उसका जो एम्फेसिस होगा वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ, SUVs और ट्रक्स की तरफ। और वो कहते हैं कि हम जो गैस और डीजल बनाने वाले जो हमारी गाड़ियाँ थी उन पे हम एम्फेसिस कम कर देंगे। सही। अमेरिकन इकॉनमी कुछ लोग एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक और रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो है वो पिछले 49 सालों में सबसे कम तरीन जगह पे है। लेकिन जो थर्ड क्वार्टर की डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं कि प्रोडक्टिविटी है जो वो कम हो रही है। इसी तरह जो मेटल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन पिछले 2 साल में सबसे कम हुई है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये इंडिकेटर्स हैं
ये बताने के लिए कि अमेरिकन इकानमी स्लो हो रहा है। और जीडीपी भी थर्ड क्वार्टर में 4.2 की बजाय 3.5 या 6 है, जो जीडीपी भी उसकी ग्रोथ भी कम हो गई है। तो आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में, 2 सालों में, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प विल गो फॉर री इलेक्शंस, चीज़ें मुख्तलिफ होंगी अगर इनको बदला ना गया। ऑब्वियसली आज हमारे यहाँ ओंटारियो में क्वींस पार्क में जो यहाँ की प्रोविंशियल असेंबली है, वहाँ के प्रीमियर ने, हमारे डगफोर्ड ने ये कहा कि जी इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो एनडीपी भी है। एनडीपी में 15 साल से उन्होंने इसको तबाह किया है। हालांकि एनडीपी कभी गवर्नमेंट में रही नहीं, पिछले 15 सालों में तो गवर्नमेंट में नहीं है। तो क्योंकि डगफोर्ड ने आते ही जो रिबेट थी इलेक्ट्रिक कार्स भी, उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है ना, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी। 25 या 2300 लोगों का जॉब से निकलना, ये तकलीफ से बात है कि जो लोग 20-20 साल से जॉब कर रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं होंगी। उनके बच्चे जो वहाँ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एक लंबा प्रोसेस है पेन और सफरिंग का जो शुरू होगा इस सारे अमल से। बिल्कुल। अब ये कहाँ जाके रुकता है, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये इट्स अ बैड न्यूज़। इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर आवर इकोनॉमी, इट्स बैड न्यूज़ फॉर यूएस एंड कैनेडियन इकोनॉमी। बिल्कुल ऐसे सर। और आपको पता है कि कार प्रोडक्शंस पे वैसे ही जो टेस्ला की, मैं आपको बताऊं कि टेस्ला इज ऑलरेडी बिहाइंड, और उनके कुछ टैक्स के मसले मसाइल निकले, बड़े लंबे मसाइल गवर्न कर रहे थे टैक्स। हाँ जी, एलन मस्क को उन्होंने बाकायदा चेयरमैनशिप से कहा था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने, कि जनाब आप डिज़ाइन करें यहाँ से। और कुछ लोग कह रहे हैं कि टेस्ला जो है वो हर महीने $1 बिलियन गजल कर रही है और अभी प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रही। आने वाले वक्तों में ये किस तरफ जाएगी, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो एलन मस्क ने कही, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हो सका। तो अब अगर वो प्रोडक्शन उस तरह से जैसे उन्होंने प्रोजेक्ट की थी कि हम इतनी गाड़ियाँ इतनी देर में बना देंगे, अगर वो नहीं करते तो टेस्ला के लिए भी परेशानी है, और दूसरी जो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है उनके लिए परेशानी है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे कनाडा में भी और यूएस में भी। बहुत सी जॉब्स हैं जो मैक्सिको जा रही हैं। जी, हमने कोरिया में भी एक प्लांट बंद करने की बात की है। तो एक जो रिपल इफेक्ट हैं वो तो होंगे जी, वो मुझ तक पहुंचेंगे, आप तक भी पहुंचेंगे, सब लोगों तक पहुंचेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही जनाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ एनालिसिस विद आबिद चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट शेफ कैसर। बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। इसके अलावा सर बात करते हैं फेक न्यूज़ की। यहाँ तो हमारे कनाडा के अंदर तो शायद थोड़ा सा लोग बेहतर तौर पे इस बात को समझ पाते हैं, लेकिन बैक होम इंडिया, पाकिस्तान, फेक न्यूज़ इज़ अ टेरेबल थिंग आई थिंक। जी बिल्कुल। बल्कि इंडियन गवर्नमेंट को, फेसबुक को ये कहना पड़ा था कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस की वजह से लिंचिंग्स हो रही हैं। लोग अफवाह फैला देते हैं, हज़ारों के हिसाब से लोग उस खबर पे यकीन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वो जो खबर होती है, लोगों को बेशुमार जगहों पे लोगों को मारा गया, जान से मार दिया गया। लेकिन ये दिलचस्प खबर ये है कि लुधियाना में हिमाचल से, हरियाणा से, राजस्थान से और पंजाब से 400 लोग एक जगह इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए। वहां जाके पता चला यहाँ तो कोई इंटरव्यू है ही नहीं। तो वो लोगों ने मायूसी का इजहार किया। लेकिन बात फिर वही है कि जो फेक न्यूज़ है, जिस तरह से इंडस्ट्री पनप रही है, लोग खबर बेचने के लिए, लोग क्लिक के लिए कुछ भी डाल देंगे, और बहुत से लोग जो हैं उसको सच्चाई समझ के फॉरवर्ड भी कर देंगे। हम हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि इसको देखने की ज़रूरत है। सही खबर तो सही भी और बुरी। ख़वातीन हज़रात, हमारा जर्नलिज्म से रब्त रहा है। ख़बर को स्नैप किया जाता है, ख़बर को फ्लैश किया जाता है, ख़बर को मलफूफ किया जाता है, ख़बर को ख़ास मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, ख़बर को किल किया जाता है, और कई दफ़ा खबर जो नहीं होती उसको खबर बना दिया जाता है, और जो खबर होती है उसको बेखबरी के ज़ुमरे में डाल दिया जाता है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सब कुछ होता है, तो आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग जो हैं इन सारी बातों पे यकीन करते होंगे, इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते होंगे? खबर तो बनाई जाती है, ठीक है। फैक्ट्स तो जो हैं उनके साथ प्ले किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता, कोई भी खबर हो उसको गौर से देखें, उसके डिफरेंट पहलुओं को देखें, उसका सोर्स देखें,
और उसके बाद उसको वेरीफाई जरूर करें कि ये खबर है भी कि नहीं है, जो हम तक पहुंची है वो खबर सही भी है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे हमारा मजहबी फरीजा भी है कि तहकीक जरूर करें। तहकीक किए बगैर बात को आगे मत पहुंचाओ, लेकिन हम तहकीक करने की हमारे पास ना फुर्सत है ना ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी। और आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का वर्ड हम बड़ा यूज़ करते हैं, मगर मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया से कहीं ज़्यादा बढ़ के जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जैसे आप अपने फ़ोन्स, टैबलेट्स और ये चीज़ें कहते हैं, ये इसकी वजह से हमारी एक पूरी जनरेशन में एक तरीके का एक खुमार सा आ गया है कि लाइक्स के लिए लोग पोस्ट डालते हैं कि जी अगर लोगों को लाइक्स नहीं मिलती तो लोग बीमार हो जाते हैं। मतलब हम लोगों ने अपनी लाइफ को अपने फ़ोन के साथ एसोसिएट कर लिया है, which I think is बहुत ज़्यादा मेंटली आपके लिए बहुत ख़तरनाक बात होती है कि जब आप हर 5 मिनट में फ़ोन उठा के अपना फेसबुक या अपना व्हाट्सएप खोल के देख रहे होते हैं। मुझे लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में से सब्सटेंस की कमी हो जाती है और मुनाफिकत बढ़ जाती है। बहरहाल इस पर मैं आबिद साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, बात ये है कि हम जो आसानी है ना वो हमारे जेनेटिक फ्रेमवर्क में है कि इनर्शिया जो है कि काम ना करो, तहकीक ना करो, रिसर्च ना करो। जो काम मुश्किल से होता है, क्लासिकल म्यूजिक हो, क्लासिक लिटरेचर हो, फिलॉसफी हो, कोई काम जिसमें आपको सोचो, फिक्र करनी पड़े, गौर व फिक्र करना पड़े, वो उस चीज़ में लोग मेहनत नहीं करेंगे। सुपरफिशियल जो तरीका है, और सोशल मीडिया ने लोगों को जो सुपरफिशियल लेवल पे रहना, जिसमें आपने कहा कि सब्सटेंस की कमी है, वो सिखा दिया है। लोग उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, सेलिब्रिटी के साथ खुद को अटैच कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा लाइक्स और डिसलाइक्स पे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो जनाब कोई खुदकुशी की कोशिश कर रहा है, कोई यूट्यूब से जान छुड़ा रहा है, कोई से भाग रहा है कि जी हमें इसने बर्न कर दिया, रोज़ नया सब्सटेंस डालना है। और जो देखने वाले हैं वो कभी पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं। गालिब का शेर है कि न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं मेरे अशार में मानी ना सही। वाह क्या बात। सताइश और तमन्ना के लिए अगर आपने क्रिएटिव काम करना है लोगों को खुश करने के लिए, तो मैं नहीं समझता कि वो क्रिएटिव है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। वो तो आप अपने सैटिस्फाई करें। वो तो इम्पल्स आते हैं गैब से, ये मज़हमी ख्याल में गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है, ये तो अंदर की बात है, ये तो ऊपर की बात है। बेशक बंदा तो एक मीडियम है। फेसबुक की लाइक्स और डिसलाइक्स पे अगर आपने ज़िंदगी बसर कर लिया, मेरे ख्याल में उस ज़िंदगी से बेहतर है कि बंदा किनारा कशी करे। बेशक जनाब, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एंड एनालिसिस विद आबिद चौधरी। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट शेफ कैसर। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। नेक्स्ट ख़बर की तरफ चलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 27 एक्शनेबल प्लान्स पर अमल दरामद की 15 दिसंबर तक मोहलत दी है। मैं इस खबर से माजरत के साथ बिल्कुल आशनाई नहीं है जी, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड। FATF जो है, ये आपने कुछ महीने पहले खबर थी कि उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को 27 एक्शनेबल प्लान्स की कि ये इनको 15 दिसंबर तक। अच्छा। ये बेसिकली ग्लोबल बॉडी है, बेसिकली ये 35 इसके मेंबरान हैं। अच्छा। और ये मैंडेट है इसका कि जो टेररिज्म के लिए पैसा यूज़ होता है उसको कंट्रोल कैसे करना है। अच्छा। उसकी उस सोर्स को ख़त्म कैसे करना है। तो पाकिस्तान में उनके ख्याल में ये था कि पाकिस्तान में इस पे खातिर खा काम नहीं हुआ, तो पाकिस्तान को ग्रे एरिया में रख दिया गया। कुछ लोग ये कहते थे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी थी, लेकिन पाकिस्तान को इस पे काम करने की ज़रूरत थी और है। पाकिस्तान कर भी रहा। मैं देख रहा था कि KPK में कुछ मदरसे हैं, कुछ मसाजिद हैं जो लेक के लोगों से जो दहशतगर्द तंजीमें थी या वो तंजीमें जिनका शिद्दत पसंदी से ताल्लुक था, वो महब का औकाफ को दे दी गई। कुछ जो जमातें थी, मजहबी जमातें, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ और एम्बुलेंसेस को लेके रेड क्रॉस को दे दिया गया। तो और सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से अकाउंट्स बंद किए गए। तो दे आर वर्किंग ऑन इट, दे नीड टू वर्क ऑन इट।
इसमें पाकिस्तान को कुताही करने की ये पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए बेहतर है, और अपना इमेज जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरे ख्याल, और उनका जो नेक्स्ट जो सेशन है वो सिडनी में 5 जनवरी को होगा। अच्छा। तो उसमें दोबारा इस पर गौर व फिक्र किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उससे पहले इस पर खातर खा काम करने की ज़रूरत है, जो कर रहे हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि ये आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान के अपने इमेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और ना सिर्फ ये बल्कि हमारी अपनी कौम की सालमियत के लिए, हमारी सालमियत, हमारी सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल ऐसे ये जो एलिमेंट्स हैं इनको जड़ से उखाड़ना है, इनकी फंडिंग बंद करनी है, इन सोर्सेज को बंद करना, ये हम सबका फर्ज है। थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। हम अक्सर करंट अफेयर्स में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री को शायद ना याद रखना चाहते हैं, या शायद हमारी कोई इतनी अच्छी ऐसी खास हिस्ट्री है नहीं कि इसमें से कुछ याद। हिस्ट्री तो है, हिस्ट्री तो है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है और अभी तक एग्जिस्ट कर रही है। हिस्ट्री तो है, सिविलाइजेशन भी है। अब उसको हम किस रंग से देखते हैं, किस रंग में बरतते हैं, कितने कोता भी होते हैं, कितने दूर अंदेश होते हैं, ये तो हम पे मबनी है। हम पे कि हम उसको क्या बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे जनाब। और एक और ख़बर शामिल करेंगे जनाब। आप प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ एंड एनालिसिस विद आबिद चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट शेफ कैसर। 11वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कराची में हुई है, और आर्ट और लिटरेचर के लिए जितना काम हो सकता है हमारे माशरे में वो कम है, क्योंकि उस्ताद नफ़ीस अहमद ख़ान साहब, मुझे उनसे कुछ सीखने का मौका मिला, 1-2 साल उनके साथ बैठने का। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई उन्होंने कि ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर जब वो अपना सितार बैग में टांग के जब बाहर निकलते थे तो ज़िया-उल-हक के दौर में लोग पत्थर मारते थे। ठीक, तो वहाँ से मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हमारी, और मैं ख़ुद भी 20 साल पाकिस्तानी रेडियो पे शोज़ करने का, और आज भी करता हूँ। आर्ट को हमारे यहाँ अभी साहब बड़ा एक वो मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं कह नहीं सकता टीवी के ऊपर जो समझा जाता है हमारे यहाँ लोग। बड़ी ज़्यादती की बात है और जुल्म की बात है। सोसाइटी के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं शरीफ साहब, उसमें इकोनॉमिक एक सेक्टर है और फैक्टर है इकोनॉमी। इसी तरह लिटरेचर एक फैक्टर है, आर्ट एक फैक्टर है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एक फैक्टर है। लेकिन सोसाइटी को इकट्ठा रखने के लिए, उसकी इवोल्यूशन के लिए, उसके एवोल्यूशन के लिए इन सब एलिमेंट्स का अपने अपने जगह पे मजबूत होना, लोगों को कुशादगी अता करना, लोगों को समझ बूझ अता करना। उर्दू ये बड़ा खूबसूरत सिलसिला है जो पिछले कई सालों से जारी है, और इसमें सिर्फ लिटरेचर की बात नहीं होती, इसमें म्यूज़िक की बात होती है, इसमें आर्ट की बात होती है, इसमें ड्रामा की बात होती है, डांस की बात होती है। ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। इसमें तालीम के बहुत से सेशन हुए, और दुनिया भर से लोग जो साइकोलॉजिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, राइटर्स थे, पोइट्स थे, ऑथर्स थे, वो पाकिस्तान आए, मिल बैठ के बातें की, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, ख्यालात एक दूसरे से शेयर करने का मौका मिला, और फिर वो रोशनी फैलती है उस हॉल से। जब लोग निकलेंगे कुछ ख्यालात लेके, बिल्कुल, तो उन ख्यालात को आगे बांटेंगे। जिस तरह जो हालत को लोग आगे बांटते हैं, उस तरह रोशनी को भी आगे बांटने का काम कुछ लोगों ने तो करना है। और मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने, बहुत से लोगों को ये जो इग्नोरेंस की जहालत है, ये तअस्सुब की जहालत है, इसके खिलाफ जहाद करने की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही जनाब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एंड एनालिसिस विद आबिद चौधरी। मैं हूं आपका होस्ट शेफ कैसर, और प्रोग्राम का वक्त जो है बड़ा कम है। दिल तो चाह रहा है कि आपके साथ ऐसी ही बातें हम कंटिन्यू करें, लेकिन इंशाल्लाह अगले शो में आपसे हमारी दोबारा मुलाकात होगी। हमारा वेबसाइट है www.awazent.com, दैट्स AWAZENT.com। ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक पे हमारा आप पेज भी ज़रूर लाइक कीजिएगा, facebook.com/awazent। इसी के साथ होस्ट शेफ कैसर को इजाज़त दीजिए। आप साथ थैंक यू सो मच। जी ख़वातीन हज़रात, आपका भी शुक्रिया, शेफ साहब आपका भी शुक्रिया। आपसे भी अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपसे भी। बिल्कुल जनाब, आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।